यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने भेद होता है और संज्ञा के भेदों का क्या परिभाषा है। यदि आप संज्ञा के बारे में बहुत ही अच्छे से और आसान भाषा में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप संज्ञा के बारे में सब कुछ बहुत ही अच्छे से और आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर संज्ञा, जिसे इंग्लिश में नाउन कहा जाता है, यह कहते किसे हैं, इसका परिभाषा क्या है। तो देखिए, संज्ञा का सबसे जो आसान परिभाषा है ना, वह मैं यहाँ पर लिखा हूँ। संज्ञा का क्या परिभाषा है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया, या फिर वस्तु का नाम हो गया, या फिर किसी स्थान का नाम हो गया, या फिर भाव का नाम हो गया, जैसे कि अच्छा, खराब, मीठा, तीता, ये सब क्या है? सब भाव है ना। इन्हीं सब के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, इससे भी यदि आसान शब्दों में यदि संज्ञा की परिभाषा को समझना चाहते हैं, तो आप यह भी कह सकते हैं कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, दुनिया का कोई भी नाम क्यों न हो, यदि वह नाम है तो संज्ञा है। नाम ही क्या है? संज्ञा है। ठीक। तो यदि आसान भाषा में किसी को बताना होगा तो आप दूसरा वाला भी परिभाषा दे सकते हैं कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। या फिर आपको कुछ बड़ा परिभाषा और अच्छे से लिखना होगा तो आप यह वाला लिखिएगा कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम समझते हैं कि संज्ञा कितने भेद होता है। तो संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद होता है, और इसको याद करना भी बहुत ही आसान है। इसके भेदों की संख्या को भी याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमारे हाथों पे उंगलियां कितनी है? एक हाथ में 5 है। संज्ञा के 5 भेद हैं। ठीक, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, इसके 5 भेद कौन कौन सा है, यहाँ देखिए। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा, फिर है द्रव्यवाचक संज्ञा, और 5वां है भाववाचक संज्ञा। यह देखिए, नंबर आपको आगे पीछे भी मिल सकता है, तो आपको इसका नंबर वाइज याद नहीं करना है, यह आपको याद करना है इसका कितने भेद है। तो 5 भेद है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम एक एक के सभी का परिभाषा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, किसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दिया है व्यक्ति, यहाँ पर क्या दिया है? तो यहाँ पर दिया है व्यक्ति। इससे क्या हमें मालूम चलता है? देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वो संज्ञा आती है, या फिर इसका परिभाषा यह है कि जिस भी संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो, उससे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा से यह आप लोग याद रखिएगा, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सब का बोध होता है। जब यह मालूम चले किसी खास का बोध हो, तो वहां पर वह होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि मैं कहूँ राम, ठीक, यहाँ पर शब्द है राम। तो राम से किसी का भी बोध नहीं होता है, केवल राम नाम के व्यक्ति को ही बोध होता है। ठीक, यदि मैं कहूँ पटना, पटना, तो पटना से किसी भी जगह का बोध नहीं हो जाता है। पटना से किसी खास जगह का बोध होता है, जो कि बिहार की राजधानी है, उस पटना के बारे में कहा जा रहा है। इस तरह के जो भी संज्ञाएं होती हैं, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसके बाद अगला है जातिवाचक संज्ञा। अब क्या है देखिए, इससे थोड़ा सा ये वाला क्या है, तब देखिए, इसका मान लेते हैं हम यह कि बड़ा भाई है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा से ना किसी एक व्यक्ति, वस्तु या फिर भाव का बोध नहीं होता है। इससे ना उसके पूरा का पूरा समूह या फिर पूरा का पूरा उसके जाति का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा यदि आपको देना होगा तो आप इस तरह से दे सकते हैं कि जातिवाचक वह संज्ञा है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पूरे उसके जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यदि मैं आपसे कहूँ कि गाय,
मैं गाय कह रहा हूँ तो गाय से केवल एक गाय का बोध नहीं हो रहा है कि यहाँ पर किसी गाय के बारे में कहा, ऐसा नहीं है। यदि गाय मैं कह रहा हूँ या फिर गाय जो शब्द है, इससे पूरे के पूरे जितने भी गाय जाति का या पशु हैं उन सब का बोध हो जा रहा है। उसी तरह से यदि मैं कहूँ लड़का, इससे भी क्या हो रहा है, लड़का जितने भी हैं दुनिया में सबका बोध हो जा रहा है। इस तरह से वैसी संज्ञा जिससे उसके पूरे जाति का बोध हो जाए उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद अगला है समूहवाचक संज्ञा। यह क्या है, तो वैसी संज्ञा जिससे किसी भीड़ या झुंड या समूह का बोध हो उसे ही हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि मैं आपसे कहूँ सभा, सभा हो गया या फिर भीड़ हो गया। अब भीड़ में देखिए, भीड़ में बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत वैसी संज्ञा आती है जिससे कि पूरा का पूरा समूह का बोध हो। जैसे कि मैं कह रहा हूँ सभा, या फिर कहीं पर भीड़ है या फिर कहीं पर झुंड है, ठीक, तो वहां पर पूरा का पूरा समूह है ना, तो जहां पर भी इस तरह का शब्द है तो वह समूहवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। यह देखिए यह भी बहुत ही आसान है। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत वैसी संज्ञा आती है या फिर वैसा नाम आता है जिसे मापा या तौला जा सकता है। जैसे कि देखिए चीनी हो गया, चना हो गया, आलू हो गया या फिर चावल हो गया, गेहूं हो गया, इन सब को हम माप सकते हैं। उसके बाद दूध, दही, ये सब हो गया। इस तरह के जो भी है ना जिससे आप माप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं, वह सब क्या है, वह सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसके अंतर्गत यही सब चीज आता है जिससे आप किसी भी तरह से माप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं। जैसे कोई भी पदार्थ हो सकता है इसके अंतर्गत, और भी हो सकता है, जैसे तेल हो गया, कोई भी दूध, दही, तेल, या फिर इस तरह से कुछ भी कह सकते हैं जिसका हम वजन कर सकते हैं या फिर इसे हम लीटर में माप सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगला है भाववाचक संज्ञा। अब देखिए इसके अंतर्गत वैसी संज्ञा आती है ना, यहाँ पर भी मैं उदाहरण लिख देता हूँ। जैसे कि दूध हो गया, उसके बाद हम मान सकते हैं चना, चावल भी आप लिख सकते हैं, गेहूं भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए भाववाचक संज्ञा क्या है। इसके अंतर्गत वैसी संज्ञा आती है ना जिसे हम देख या फिर छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। इसीलिए तो इसका नाम पड़ा है कि भाववाचक संज्ञा, यानी कि जिसे केवल भाव या फिर फीलिंग किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता है। अब ऐसा क्या है कि जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं, तो जैसे देखिए मैं कहूँ कि आप एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर जो अच्छा शब्द है उसे आप देख भी नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। उसी तरह से मैं कहूँ यह खीर मीठा है, तो यहाँ पर मीठा जो शब्द है, या फिर तीखापन कहूँ, या फिर कहूँ कि यह जवान है या फिर बूढ़ा है, यह जो शब्द है केवल महसूस किया जा सकता है। आप बूढ़ा शब्द को छू नहीं सकते हैं, ठीक, या फिर देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। इस तरह के जो भी शब्द आता है ना जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, जैसे कि मीठा हो गया या फिर मीठापन हो गया, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसमें, मीठा, खट्टा, तीता, इस तरह से अच्छा, बुरा, इस तरह से जो भी शब्द है वह सब क्या है, वह सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है।